नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए। मेरा नाम है अभिजीत और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ कुलदीप पंवार। तो कुलदीप सर, आज का दिन सियासी और चुनावी माहौल से काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा है और फाइनली इतने दिनों से जो माहौल बना हुआ था उसके लिए कुछ हमें यहाँ पे क्लैरिटी मिली है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड ये दो जो असेंबली इलेक्शन थे उनके रिजल्ट आए हैं और कई सारे स्टेट थे उनके बाई इलेक्शंस थे उनके रिजल्ट आए हैं। अगर हम उनको एनालाइज करें, पहले अगर ऊपर ऊपर से एनालाइज करें तो महाराष्ट्र में हिस्टोरिक विक्ट्री मिली है बीजेपी को, और वहीं पे झारखंड में जेएमएम ने फिर से सत्ता हासिल कर ली है। वहाँ पे करारी हार, करारी शिकस्त वहाँ पे झेलने को मिली है बीजेपी को। वहीं पे कई सारे ऐसे भी स्टेट रहे हैं जहाँ पे बीजेपी ने बाई इलेक्शन में, चाहे वो यूपी हो जाए, राजस्थान हो जाए, छत्तीसगढ़ हो जाए, ऐसे कई स्टेट में बीजेपी को वहाँ पे विक्ट्री मिली है। पर ऐसे कई स्टेट भी हैं जैसे कि कर्नाटक हो गया, बंगाल हो गया, केरल हो गया और पंजाब हो गया, जहाँ पे बीजेपी का पत्ता बिल्कुल ही साफ हो गया है। तो ऐसे में अगर हम एनालाइज करें इस पूरे इलेक्शन को, तो आप हमें जितने हमारे दर्शक हैं, आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन उन्हें प्रोवाइड करें, कैसे हम इस इलेक्शन को देखते हैं। सीधी सी बात है कि बीजेपी के लिए चुनाव बहुत बड़े थे। लोकसभा चुनाव में हार हुई थी, लोकसभा चुनाव में मतलब बीजेपी की वो उस तरह से जीत नहीं थी। सरकार जरूर बन गई तीसरी बार, लेकिन लोकसभा चुनाव में उस तरह से जीत नहीं मिली थी जिस तरह कन्विंसिंग विक्ट्री इसको कहते हैं। तो उसके बाद में हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए और अब ये महाराष्ट्र, झारखंड के जो विधानसभा चुनाव थे। और इसमें प्लस सबसे खास बात थी कि यहाँ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव था, जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है लोकसभा की। तो वहां पे भाजपा लोकसभा में चूंकि पिस गई थी बिल्कुल, तो ऐसे में इस बार सभी की नजरें थी कि भाई उपचुनाव में क्या रहता है। साख की बात थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भाजपा के लिए 50-50 टाइप का मैं मानता हूं ये चुनाव। 50-50 मानेंगे आप? बिल्कुल। वो इतने सारे नहीं, देखिए अभी आप खुद ही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उसी को अगर हम एनालाइज करें, जो आप कह रहे हैं कि देखिए कुछ राज्य ऐसे रहे हैं जहां पूरी तरह से पत्ता साफ हो गया। और अगर हम लोग मेन चुनाव की भी बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड 2 स्टेट में चुनाव थे। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री है, नो डाउट बहुत बड़ी विक्ट्री है और बहुत बहुत ही बड़ा इसका राजनीतिक संदेश एक गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें झारखंड की, तो झारखंड में बीजेपी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, बहुत सारे नई चीजें लेकर आई थी जो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया है। हम बात करें, बात की जा रही है कि भाई लगातार की पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव जो थे, यूपी और राजस्थान वगैरह के उपचुनाव जो थे, वहां भाजपा का बटोगे तो कटोगे वाला नारा सक्सेस रहा, क्योंकि हरियाणा में भी यही नारा था। योगी आदित्यनाथ देकर आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और पीएम मोदी ने वहां भी एक है तो सेफ है वाला नारा दिया था। और इन्हीं 2 नारों की चर्चा लगातार इन चुनावों में भी होती रही थी। चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो यही बटोगे तो कटोगे कहते रहे, और चाहे हम लोग पीएम मोदी की बात करें तो वो एक है तो सेफ है के मुद्दे पर अड़े रहे। और इसको लेकर के अगर आपको याद हो तो बीजेपी के खेमे में भी आपस में थोड़ा सा टकराव था, थोड़ा सा लगाव था कि साथी दल साथ नहीं थे। लेकिन ये मुद्दा, ये नारा अगर हम लोग माने कि चला है तो झारखंड में क्यों नहीं चला है? बिल्कुल, ये एक सवाल है। झारखंड में जबकि बीजेपी ने घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया, रोहिंग्या का मुद्दा उठाया, बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया, तो वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं फेल हो गए। और हेमंत सोरेन की जो आदिवासी सोशल इंजीनियरिंग है वो कहीं ना कहीं जीत गई है। तो ये भाजपा के लिए मैं इसीलिए 50-50 की बात कर रहा हूं, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में भाजपा के सामने बहुत बढ़िया मौका था। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस हुआ, उसके बाद माना जा रहा था कि ममता बनर्जी वहां बैकफुट पर हैं। और अगर देखा जाए तो उनके अंदर ही अंदर कुछ चर्चाएं बीच में ऐसी भी आई थी कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, कहीं ना कहीं उनके साथ दोनों बुआ भतीजे के बीच में भी राज चल रही है, और पार्टी के कुछ नेता अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में चल रहे हैं। दर्शकों को हम सर बता दें कि पश्चिम बंगाल में 6 के 6 सीटों में, हाँ, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें थी, 6 सीटों पर चुनाव था, तो बड़ा चुनाव था। ऐसे में माना जा रहा था कि भाजपा कुछ ना कुछ चमत्कार कर सकती है, चूंकि लोकसभा में नहीं कर पाई थी, तो इन मुद्दों के दम पर लग रहा था कि बीजेपी कुछ कर सकती है। लेकिन वहां 6 की 6 सीट बीजेपी हार गई है, तो ये बड़ी चिंता की बात है। ऐसे कर्नाटक की अगर हम बात करें, कर्नाटक में भी मुडा स्कैम की वजह से कांग्रेस भी बैकफुट पर थी। देखिए कर्नाटक जो है वो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का दरवाजा माना जाता है, और दक्षिण भारत का इकलौता स्टेट है जहां बीजेपी जो है
वो हावी रहती है, पूरी तरह से हावी है, सरकार भी बनाई है और वहां से सीटें भी जीतकर लोकसभा तक में सीटें आती हैं। ऐसे में वहां बीजेपी लगातार कमजोर दिखाई दे रही है पिछले कुछ समय से। चाहे विधानसभा चुनाव की हम बात करें, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने परास्त किया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो लोकसभा चुनाव है वहां भी पहले के मुकाबले हल्का रिजल्ट रहा, और अब ये वाले जो उपचुनाव हुए 2 सीटें थी, दोनों की दोनों पर कांग्रेस ही जीत गई है, जबकि कांग्रेस बैकफुट पर थी। मूडा स्कैम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का नाम आया था, ईडी पूछताछ भी हुई थी। तो ऐसे में मीडिया में भी काफी ये मुद्दा उछला था, पब्लिक में माना जा रहा था कि परसेप्शन बना है कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी है, लेकिन ये सब ताक पर धरे रह गए और बीजेपी वहां पर भी दोनों सीटें हार गई है। पंजाब में भी अगर हम लोग बात करें, पंजाब में 4 सीट थी, चारों की चारों सीटें। लेकिन पंजाब में जनरली बीजेपी वहां पे बहुत डोमिनेंट पार्टी है। ये आप कह रहे हो डोमिनेंट पार्टी नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी का जो आप पिछले कुछ समय का रुख देखें आप, बीजेपी पहले ठीक है वहां शिरोमणि अकाली दल की सेकंड पार्टी टीम के तौर पर खेलती थी, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल के साथ नहीं है बीजेपी। तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अब दोनों डिफरेंट पार्टी है। तो बीजेपी ने वहां पर लोकसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं किया, अमरिंदर सिंह की पार्टी को अपने साथ जोड़ा जरूर, लेकिन अमरिंदर सिंह की पार्टी का भी खुद बहुत वजूद नहीं था। तो एक तरीके से अकेले लड़ी और पूरी तरह से फेल हो गई। और अब उसके बाद ये दूसरा मौका था जब लग रहा था कि भाई बीजेपी पंजाब में अपनी घुसपैठ कर सकती है, तो वहां भी आम आदमी पार्टी ने उसको बैकफुट पर ला दिया है। 3 सीटें जीती हैं 4 में से, और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। तो यानी कि बीजेपी के लिए अभी पंजाब में कोई जगह नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सा अगर दूसरे प्रिव्यू में देख के चले तो इसको हम लोग कनाडा और इंडिया के बीच जो टेंशन चल रही है खालिस्तान के मुद्दे पर, उससे भी जोड़ सकते हैं, उससे भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं खालिस्तान का मुद्दा ठीक है, हम मानते हैं कि ज्यादातर सिख जो हैं वो सिख वोटर खालिस्तान के मुद्दे को नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में नाम आना भारत सरकार का कहीं ना कहीं सिख वोटर के मन में ये मुद्दा तो जरूर रहा होगा, और ये लोकसभा में भी दिखा है, और अब मेरा मानना है कि ये इन चुनाव में भी दिखाई दिया है। इसी तरह से केरला में अगर हम लोग बात करें, नहीं केरल में, लेकिन बीजेपी लगातार बढ़ रहा है। केरल में हारे जरूर हैं, अब भी जरूर हारे हैं, लेकिन ये हार भी मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं क्योंकि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। आप देखिए 2 सीट पर केरल में था, दोनों सीट पर बीजेपी सेकंड नंबर पर रही है, बीजेपी का वोट परसेंटेज अच्छा रहा है। तो यानी कि बीजेपी का वहां पे थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है बीजेपी। और वायनाड में भी अगर हम प्रियंका गांधी के सामने बात करें, नव्या हरिदास को उतारा गया था, तो ये तो सभी को मालूम था पहले से कि वायनाड जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। इवन चूंकि राहुल गांधी ने खाली की थी और उनकी बहन पहली बार चुनाव लड़ रही थी, प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, तो इसलिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत भी, पूरा संगठन वहां झोंका हुआ था। ऐसे में नव्या हरिदास 1 लाख प्लस वोट लेकर आई है। तो ये आप थोड़ा पॉजिटिव, गिलास खाली नहीं गिलास भरा हुआ वाले रुख से आप देखिए तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। लेकिन दूसरे अगर हम एंगल से देखें, अगर हम महाराष्ट्र के एंगल से देखें, महाराष्ट्र पे अगर हम सर बात करें, ऐतिहासिक जीत अगर हम देखें, इंडिया अलायंस को, पूरे इंडिया अलायंस को कुल जितने सीट मिले हैं, बीजेपी लगभग उससे 3 गुना लेकर आई है। बीजेपी लगभग 3 गुना है, बिल्कुल। एमवीए महाविकास आघाड़ी के 48 सीटें आई हैं जो, और बीजेपी अकेले दम पे 133 प्लस सीट में चल रही है, अभी भी आगे चल रही है कई सीटों पे, तो और बढ़ भी सकता है ये आंकड़ा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 3 गुना सीटें तो कांग्रेस और इन सबसे उसके साथियों से ज्यादा बीजेपी अकेले ले आई है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत, मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। क्या अभी हम सेफली कह सकते हैं कि एनसीपी और शिवसेना की विरासत जो है वो अभी शिफ्ट हो चुकी है? जो देखिए शिवसेना की विरासत को लेकर के तो मैं अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी चीजें हैं। यहाँ पर राज ठाकरे भी एक समीकरण थे, राज ठाकरे ने भी बहुत सारी वोट उसी खेमे की काटी हैं, उद्धव ठाकरे खेमे की काटी हैं। और आरोप जो अभी लग रहे हैं, जो लगते ही हैं हर बार चुनाव के बाद, ईवीएम वाले आरोप भी अभी बाकी हैं। इस पे भी अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि बीजेपी जिन 4 राज्यों में वो हारी है, बंगाल में हारी है, कर्नाटक में हारी है, केरल में हारी है, पंजाब में हारी है, इन चारों राज्यों में बीजेपी सरकार में नहीं। ये नहीं कहा है अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी उन सभी राज्यों में हार गई है जहां बीजेपी की सरकार नहीं। एक ही चीज हुई, तो क्या वो मशीनरी को कंट्रोल कर रही है? क्या ये सवाल उठना लाज़मी नहीं है? यही सवाल तो अखिलेश उठा रहे हैं। ये सवाल अखिलेश उठा रहे हैं, और जो रिजल्ट है देखिए उसके बाद ये सवाल उठना लाजिमी भी है।
आप जीत रहे हैं उन राज्यों में जहां आपकी सरकार है। आप झारखंड में जाते हैं जहां आपकी सरकार नहीं थी, मशीनरी आपकी, मतलब लोकल लेवल पर देखिए मशीनरी, वैसे तो चुनाव में लोकल लेवल पर जब बात होती है तो मशीनरी चुनाव आयोग की हो जाती है सर, लेकिन चाहे हम भी प्रशासन जानते भी हैं हो, सर, लेकिन भारत में लेकिन हम झुकाव भी सरकार जानते की हैं, तरफ झुकाव रहता ही सरकार है। अगर चाहे तो जहां पे मार्जिन कम रहता है बिल्कुल वहां पे वो बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल कर क्योंकि सकती है क्योंकि कहीं हल्का फुल्का। चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर ट्रांसफर भी करता है, लेकिन उसके बावजूद उन अधिकारियों की तैनाती बहुत रहती है जो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ झुकाव वाले होते हैं, जिनको सरकार पहले से सेट करके चलती है। हरियाणा में अगर तो संभाल हम देखें सर, जितने वोट मार्जिन से बीजेपी वहां जीती है, सीटों का मार्जिन हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन वोट डिफरेंस 1 लाख के आसपास ही था, बहुत कम था वहां भी। बिल्कुल, वो यही चीज अखिलेश, इसी तरफ अखिलेश भी इशारा करना चाह रहे हैं कि मशीनरी, सरकारी मशीनरी का मतलब एक तरीके से ये, हालांकि इसको एक बहुत छोटी सी कहावत है हमारे गांव गांव की तरफ, कि गांव में कहते हैं कि इसको कहते हैं लकीर, सांप निकलने के बाद लकीर को पीटना। आपने भी सुनी होगी, आपने पढ़ी होगी निश्चित तौर पर, कि सांप तो निकल गया है, अब तो ये देखिए चुनाव तो हो गए हैं, रिजल्ट घोषित हो गए हैं, उसके बाद अब आप ईवीएम को दोष दे रहे हैं या आप कुछ और बात कह रहे हैं, तो सिर्फ वो लकीर पीटी जा रही है, क्योंकि उससे रिजल्ट तो कहीं नहीं बदलने वाला। ये चीज हरियाणा चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर कांग्रेस देख चुकी है, सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्कुल खारिज कर चुका है मुद्दे को। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, वो राजनीति का एक हिस्सा भी होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी ने जो कहा, बीजेपी के लिए जो बात अखिलेश ने कही है, कहीं ना कहीं सीरियसली बीजेपी, गंभीर रूप से बीजेपी के नेतृत्व को बात सोचनी चाहिए कि उन राज्यों में जहां आप बढ़ते दिखाई दे रहे थे, जहां आपके गढ़ थे, वहां आप क्यों कमजोर दिखाई दे हैं, ये ही इन चुनावों का तो सही सबक है। फाइनल टेक सर आपका क्या रहेगा? आज के जितने भी रिजल्ट्स निकले हैं उसके बारे में फाइनल टेक आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो फाइनल टेक पहले ही दे चुका हूं, पहली लाइन में मैंने कहा था 50-50 है। बीजेपी के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बीजेपी को अभी समीक्षा करने की जरूरत अगले है। अगले जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो या पंजाब में हो, जहां जहां विधानसभा, गुजरात में भी चुनाव होने आगे, तो जहां जहां चुनाव अभी होने जा रहे हैं अगले अगले 1-2 साल में, वहां बीजेपी को पहले से इन मुद्दों को सोचकर चलना पड़ेगा कि आप कि किस तरफ झुकाव जा रहा है, किस तरफ रुझान जा रहा है, क्या है आपकी कमजोरियां, कहां है। संगठन के स्तर पे एक जो पॉजिटिव बात इन चुनावों से निकलकर आई है, वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी थी, और अब फिर सामने आई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फिर से बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दिया है, जो माना जा रहा था कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार का बहुत बड़ा कारण बना था, क्योंकि उन्होंने हाथ खींच लिया था। लेकिन अब संघ के कार्यकर्ता फिर से सक्रिय दिखाई दिए हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इसका असर रिजल्ट पर दिखाई दिया है। क्योंकि देखिए बीजेपी का जो वैचारिक संगठन है वो तो संघ को ही माना जाता है, और संघ के कार्यकर्ता माना जाता है कि बूथ लेवल पर बीजेपी के लिए बहुत काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में संघ, चूंकि मोहन भागवत जी ने का थोड़ा सा रुख विपरीत था, तो ऐसे में ये माना गया, हालांकि घोषित तौर पर किसी ने भी नहीं कहा, ना मोहन भागवत जी ने कभी कहा, ना संघ ने कहा, ना बीजेपी ने कहा कि, लेकिन कहीं ना कहीं माना गया कि संघ का जो रुख है वो थोड़ा सा बीजेपी के विपरीत था, बीजेपी से निष्क्रिय था, मतलब एक तरीके से संघ की मशीनरी निष्क्रिय थी। ये चुनाव मैं बहुत बड़े मानूंगा 3 आदमियों के लिए, 3 आदमियों की जो छवि है, 4 आदमियों की छवि इससे इन चुनाव से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी हुई है। पहले योगी आदित्यनाथ यूपी में उनकी छवि, अब चूंकि उनके खिलाफ थे वहां पे जो उनके लिए पार्टी के अंदर जो एक चुनौती खड़ी हो रही थी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद, वो शायद मुझे लगता है कि अब चुनौती देने वालों को सोचना पड़ेगा 2 बार। और दूसरे इसमें आते हैं एकनाथ शिंदे चूंकि मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। मुख्यमंत्री अब कोई भी बन जाए महाराष्ट्र में, लेकिन चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया था, और उन्होंने खुद को साबित किया है, अपने को आगे लेकर आए हैं, और शिवसेना उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। तीसरा चेहरा है इसमें हेमंत सोरेन ने जेल गए, ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप थे, तमाम तरह के सबूत भी थे, और जो उनके सबसे खास आदमी माने जाते थे चंपई सोरेन, वो छोड़कर बीजेपी के खेमे में आ गए थे, तो माना जा रहा था कि वोट का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। उसके बावजूद उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग दिखाई है, उसके दम पर जिस तरह से उन्होंने झारखंड में अपनी पार्टी को सत्ता में बरकरार रखा है, एक तरफा बहुमत हासिल किया है, वो उनके कद को बहुत बड़ा करता है। ये सब नाम जो हैं आने वाले समय में आपको राष्ट्रीय राजनीति में बड़े परिप्रेक्ष्य में दिखाई देंगे। फिर एक नाम आता है अजीत पवार को माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद कि खत्म हो गए हैं,
जो मराठा वोटर्स हैं उन्होंने अजीत पवार का जो परिवार को तोड़ना था, परिवार को तोड़ करके अलग हुए, शरद पवार से अलग हो गए थे, उसको कहीं ना कहीं नकार दिया है। लेकिन अब जो चुनाव रिजल्ट आए हैं उसमें अजीत पवार फिर से बहुत खड़े ऊपर दिखाई दिए हैं। अजीत पवार का कद भी इससे बहुत बड़ा है, देवेंद्र फडणवीस का कद भी इससे बड़ा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक तरीके से बीजेपी के पूरे कैंपेन को महाराष्ट्र में अपने कंधों पर रखा, आगे बढ़े और कहीं ना कहीं बैलेंस करते रहे चीजों को। जैसे अजीत पवार अगर योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोले तो उसको बैलेंस करते रहे, एकनाथ शिंदे के साथ अगर कहीं थोड़ा सीटों के बंटवारे को लेकर के अगर तालमेल में कमी आ रही थी तो उसको मैनेज करते रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन मैनेजर की भूमिका उन्होंने निभाई। और अमित शाह का कद भी इसमें मेरे हिसाब से बड़ा दिखाई देगा। जो थे जनरली ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जब कैंपेनिंग चल रही थी मोदी जी लगातार फॉरेन टूर्स पे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बावजूद मतलब अमित शाह और लगातार सक्रिय रहे, चाहे वो बात मतलब महाराष्ट्र की रही हो चाहे झारखंड की रही हो। जो उन्होंने सक्रियता दिखाई है उसका कहीं ना कहीं असर महाराष्ट्र में दिखाई दिया। पीएम मोदी की रैलियां लगातार एक एक दिन में कई कई जगह रैलियां, सब रैलियां कहाँ रैलियां होंगी क्या होंगी वो सब प्लानिंग अमित शाह की रही। तो ये सारे चेहरे हैं जो निश्चित तौर पर इन चुनावों में बहुत बड़ा कद लेकर आए हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए ये बड़ा सेटबैक है, क्योंकि माना जा रहा था वो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा हर बार बार उठा रहे थे उसको वो बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले चुनाव में। बिहार वगैरह में चूंकि हो चुकी है और उसको वो नेशनल इशू बनाना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज उनके लिए नुकसान में आई है। तो दोस्तों आप देख रहे थे डीएनए, हमारे साथ मौजूद थे कुलदीप जी। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिएगा डीएनए के साथ।